नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। मैं आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे हम लोग इजराइल की इंटरनल सिचुएशन पे, इंटरनल वॉर को लेके, जो गाजा में जो युद्ध चल रहा है उसको लेके। क्या एक तरफ तो पॉलिटिकल डिवीजन बहुत शार्प हो गया है वहां के ऊपर, ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद गवर्नमेंट का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ ये कि सेना में भी रिफ्ट हो गया है। सेना भी खुल के साफ बात कर रही है कि ये जंग नहीं जीती जा सकती। ये लफ्ज तो नहीं यूज किया, बट सेना ने ये कह दिया कि पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, तभी जो है होस्टेजेस को वापस लिया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है, बेंजामिन नेतन्याहू, वो अभी भी कहते हैं, थोड़ा पहले भी उन्हीं ने यही कहा था कि वार तो तब तक चलेगी जब तक के होस्टेजेस यानी जो लोगों को बंदी बनाया है फिलिस्तीनियों ने अक्टूबर 7 में, उनको रिलीज न करते। बंदियों में से कुछ को तो छोड़ा जा चुका है, लेकिन 110 के करीब कहा जाता है जिंदा और मुर्दा उनके कब्जे में है। कुछ उसमें से इनकी डेथ भी हो गई है। अब ये है कि वो कहते हैं कि ये भी होना चाहिए, हमस वापस नहीं आ सकती वहां के ऊपर। पॉलिटिकली भी हमस का खात्मा होना चाहिए और मिलिट्रीली भी, यानी उनकी शक्ति भी, सैन्य शक्ति को भी खत्म करना है। वो अभी हुआ नहीं, इसलिए कि हमस अभी भी तटस्थ बनी हुई है और हमस को खत्म करना भी आसान काम नहीं है। 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं, युद्ध चल रहा है, 38,000 से ज्यादा लोग मर गए और 1200 जिसमें के अलावा, इसके अलावा 1200 इजरायली भी मरे। फिर उसके अलावा इस युद्ध में भी इजरायली 300 मरे हैं और 4000 बहुत जख्मी हैं। और उसके अलावा बहुत लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो लोग ट्रॉमेटाइज्ड हैं, बिल्कुल वार में डरे हुए हैं बिल्कुल। उनका इलाज चल रहा है, वो बहुत बड़ी संख्या में है। इजरायली आर्मी कहती है कि मैन पावर की कमी है क्योंकि रिजर्विस्ट नहीं ज्वाइन कर रहे हैं अब बहुत से। फिर उसके अलावा ये होता है कि ड्यूटी पे नहीं आते रिजर्विस्ट, और वो ये भी कहते हैं कि गाजा की वार से कुछ हल होना नहीं, मर भी बहुत रहे हैं। फिर उसके बाद ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट भी है बिटवीन उनके जो ऑफिसर हैं और लोअर लेवल यानी ऑफिसर और कमांडर्स के बीच में बहुत ट्रस्ट है। जो सीनियर आर्मी वाले हैं उनके ऊपर यकीन नहीं करते वो लोग, ये भी कहा जा रहा है। और उनका कहना यह है कि ये आर्मी का फेलियर हो गया, यानी कमांड उसके जिसके रिस्पॉन्सिबल कमांडर्स हैं। और साथ में भी कहा जा रहा है कि एम्यूनिशन की कमी है। ये मुझे नहीं लगता कि एम्यूनिशन की कमी भरा इसराइल में हो जाएगी। इसराइल के पास तो इतना है। फिर उसके अलावा ये भी है कि अमेरिका की लगातार सप्लाई बनी हुई है, अमेरिका का डिपो है वहां पे इसराइल के अंदर, जहां से उसको तुरंत मिल जाते हैं एम्यूनिशन या दूसरे वेपन्स। और फिर उसके अलावा ये भी है कि जो बड़े वेपन्स थे, जो 2000 पाउंड के या 2500 पाउंड के जो बॉम्ब्स थे, उनके ऊपर थोड़ा रोक लगाई गई है, बंद नहीं किया गया उनकी सप्लाई को भी। तो ये कहना गलत होगा। फिर पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में भी नजर आता है। वॉर कैबिनेट से रिजाइन करके बेनी गेट्स चले गए, फिर उसके बाद वो गए अमेरिका, वहां पे भी अमेरिकन ऑफिशियल से मिले। इसराइल की जनता जो है वो सड़क पे बराबर डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रही है, वो चाहती है कि ये गवर्नमेंट जाए। ये गवर्नमेंट उनके हिसाब से कामयाब नहीं रही है हॉस्टेजेस को वापस लाने में। उनको कोई सिंपैथी पैलेस्टीनियन से नहीं है, मगर यह है कि जो हॉस्टेजेस हैं उनके प्रति उन न आने की वजह से, वापसी की वजह से बहुत गुस्सा है उनकी फैमिलीज को लेकर। अब ये पॉलिटिकल डिवीजन बहुत शार्प है। नेतन्याहू साहब का ये मसला है कि वो चाहते हैं कि जंग चलती रहे, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी बने रहेंगे। प्राइम मिनिस्टरशिप से हटेंगे तो उनपे करप्शन का केस है, वो जेल भी जा सकते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता। और आर्मी साफ साफ कह रही है कि हमस के साथ बातचीत करो। अब ये देखना है कि इसमें कोई इनको ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हो पाया इनका, कुछ नहीं हासिल वसूल हुआ। मर गए लोग इतने बेगुनाह, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के सिवा कुछ नहीं। जिसमें ये इजराइल की आर्मी का इतना
बुरा नाम हो गया पूरी दुनिया में। इजराइल उसके खिलाफ और वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशंस यूरोप में इतने बड़े-बड़े हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो हालत है, यंग लड़के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाले जो आईवी यानी जो बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जो पढ़ रहे हैं, उन लड़कों को ये भी रिस्क था कि हो सकता है उनको नौकरियां न मिले क्योंकि ज्यूइश लॉबी इतनी स्ट्रांग है अमेरिका में, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा मिस कैलकुलेशन था और जिसकी वजह से ये ह्यूमिलिएशन उनको हुआ। मिस कैलकुलेशन हमारी समझ में नहीं आता। इससे पहले भी गाजा की जंग हुई थी, तब भी यही ऑब्जेक्टिव था। इससे पहले 2006 में ये कह के गए थे कि हम हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। बहुत से लोग उनके मरे इजराइल के। तो ये बार बार हो रहा है, लेकिन इजराइल की सेना, एक तो इन लोगों को इस बात पे बहुत गुरूर है, घमंड है कि हमारी सेना सबसे अच्छी है दुनिया में, हम सबसे पावरफुल है भी, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास जो वीपेंस है, उनके पास जो सैन्य शक्ति है, वो किसी उस क्षेत्र में देश के पास नहीं। लेकिन यह है कि दूसरा भी काफी स्मार्ट हो चुका है, उन्हीं ने भी नए नए मेथड्स अडॉप्ट कर लिए हैं। पूरा टनल्स का एक शहर बसा हुआ है नीचे, बहुत डीप नीचे। इन्हीं ने कहा था कि हम टनल्स में गैस भेज देंगे, हम टनल में पानी भर देंगे, ये सब निकल आए, कुछ नहीं हो पाया। टनल के अंदर वहां पे वो भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप टनल के अंदर है हमस का। इनको पता भी नहीं था, कितने समय से उन लोगों ने बना लिया था। मैसेजेस जाते हैं, मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया जाता है टनल के अंदर, मैसेज आना, उनको पता भी नहीं था। और ये समझते थे कि हमारे पास सारी इंटेलिजेंस है दुनिया में। और जबकि ये लोग लड़ाई जो लड़ रहे थे, उसमें पूरी सपोर्ट अमेरिका और पश्चिमी देशों की थी, जो सप्लाई भी दे रही थी, वीपन भी सप्लाई कर रही थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रही थी, चारों तरफ से आर्मी भी डिप्लॉय कर रखी थी उसने इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं, जेनोसाइड कमिट हुआ, हो गया वहां के ऊपर, इतने लोग मरे। अब ये भी देखना है कि अब क्या इजराइल इस पोजीशन में है कि वो एक और जंग लड़ सके हिजबुल्लाह से। आर्मी वाले ये कहते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, लोग जाएं, सोल्जर्स रेस्ट करें, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद, वो समय क्या होगा, कितना होगा, पता नहीं। हमस जो है से ज्यादा स्ट्रांग जो है वो हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये ईरान को आसानी से वहां पे वीपन पहुंचाने में और उनको डेवलप करने में ये प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात ये भी है कि हमस जो है से हिजबुल्लाह इसलिए भी आगे है, ये बहुत समय से ऑपरेट कर, बहुत समय से ये इजराइल की सेना को वॉच कर रहे हैं और समझ रहे हैं उनकी वीक पॉइंट्स कहाँ पे हैं, किस तरह से करना चाहिए, और ये उसके हिसाब से इन्होंने अपने को तैयारी की। और हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं नसरुल्लाह, उनका कहना यह है कि हम अगर जंग वहां पर होगी तो हम समुंदर, हवा, पानी और जमीन तीनों रंग से लड़ाई लड़ेंगे। और उन्हीं ने मैंने पहले भी बताया था, एक लिस्ट शाया कर दी है जो कि जिसकी फोटोग्राफ्स इन्हीं ने शाया की है, जिसमें कहा कि हम उन ठिकानों को जहाँ पे इनकी की सेना के ठिकाने हैं, या जहाँ पे इनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहाँ पे बनते हैं वेपन सिस्टम, उनके पावर प्लांट्स और उनके इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जितनी, उन सब की शाया कर दी है, छाप रिलीज कर दिया लिस्ट के, उनके अपने ड्रोन भेज के उनकी तस्वीरें भी खींच ली, वो भी दिखा दी कि किस तरह से किया है। तो और कहा कि ये सब हमारी हिट लिस्ट में हम हिट करेंगे। और अगर ऐसा होता है, एक तो वो युद्ध बहुत बहुत भयानक होगी, ऑल आउट वार हो जाएगी, इसलिए कि उसमें न केवल इजराइल और हजबुल्ला रहेगा, बल्कि हमस भी ज्वाइन करेगा उसको, हुती रेबल्स भी, शिया मलेशियाज भी, और सीरिया के में जो ग्रुप्स हैं बहुत से, जो ईरान और हिजबुल्लाह के समर्थक हैं, वो भी लड़ेंगे। और इसराइल की पास बहुत ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। रेगुलर आर्मी से तो लड़ना आसान होता है, मगर इस तरह के ग्रुप से, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या जो पॉलिटिकल भी हैं और बहुत ही कमिटमेंट है लोगों का, इसलिए कि इतना सफर कर रहे हैं ये ग्रुप जितने हैं वहां पे, इतना इन लोगों ने पिछले 50 साल में इतना सफरिंग इनकी हुई है,
और बहुत सी जगहों पे तो हिजबुल्लाह ने तो सीधा इजराइल का रीजन है। सन 80 में हिजबुल्लाह आ गई थी, उससे पहले अमल नाम की ऑर्गेनाइजेशन वहां पे लड़ रही थी। ये एक्सपीरियंस है बहुत, तो सपोर्ट भी है इनको। ये एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस जो बना है ये बहुत स्ट्रांग है। तो मैं नहीं समझता कि इसको तोड़ना आसान काम होगा इजराइल के लिए। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी ही हम एक नया पॉडकास्ट आपको सामने लेके आएंगे। अगर हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा। हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, हमें बहुत उससे मदद मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।